आज आया था बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल जिसका टाइटल था कि गवर्नमेंट्स हैव लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन जॉब्स। तो इसका बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये था ना कि जो गवर्नमेंट अभी प्रोग्राम्स लेके आई हैं बजट में लेबर मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए, वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। उसका क्रिटिकल एंगल से इन्होंने एनालिसिस किया है। इन्होंने सजेस्ट किया है कि जैसे पॉलिसी इम्प्रूवमेंट आप जो कर सकते हैं एक बेटर बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा रदर देन डायरेक्ट इंटरवेंशन करना, जो कि आप अभी इंटेंसिव प्रोग्राम के ज़रिए कर रहे हैं या फिस्कल सब्सिडी के ज़रिए कर रहे हैं। तो क्या है, सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट का न्यू अनाउंसमेंट क्या है लेबर मार्केट को लेकर, वो देखते हैं। तो न्यू प्रोग्राम्स उनका है लेबर मार्केट के लिए इंटेंसिव प्रोग्राम टॉप 500 कंपनियों में, और उसमें वो टारगेट कर रहे हैं 10 मिलियन इंटर्नशिप दिया जाएगा 5 ईयर्स में, और उसमें 60,000 रुपये पर इंटर्नशिप पर ईयर दिया जाएगा, जिसमें से गवर्नमेंट भी फंड करेगी और CSR का भी कंट्रीब्यूशन होगा। इसमें कंपनीज़ का इन्वॉल्वमेंट वॉलंटरी होगा और इसके लिए एक सेंट्रलाइज पोर्टल होगा। इसके लिए कौन से कंपनी एलिजिबल होगी, इसके लिए एलिजिबिलिटी रूल्स वगैरह डिफाइन किए जाएंगे। तो ये मेजरली बात किया गया बजट में। लेकिन इसका क्रिटिकल एंगल क्या है ना, तो सबसे पहली बात तो इसका लिमिटेड इम्पैक्ट होगा, इसमें राइटर बोल रहा है। कैसे कि आप इसमें बस 10 मिलियन इंटर्नशिप को फोकस कर रहे हैं 5 सालों में, जबकि ये बहुत स्मॉल नंबर है कंपेयर टू द रिक्वायरमेंट और नीड ऑफ द लेबर मार्केट। इंडियन लेबर मार्केट जो बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रही है, उसके रेस्पेक्ट में ये 10 मिलियन बहुत कम है। उसके बाद वॉलंटरी पार्टिसिपेशन जो आप रखे हैं, उसके आधार पे ये पता चल रहा है कि कंपनी पहले से ही इंटर्नशिप प्रोग्राम चला रही होगी, उनका पहले से ही अपना सेंट्रलाइज पोर्टल होगा, और वो बस एक नाम मात्र के रूप में मतलब यहाँ पर आप में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप इसीलिए वॉलंटरी रखे होंगे। दूसरी बात है पोटेंशियल कोएर्सन। इसमें कई प्रकार से कोएर्सन तनाव वगैरह क्रिएट हो सकती हैं, जिससे चूँकि आप जो वॉलंटरी नेचर रखे हैं, उससे ये संभावना है कि कंपनियों से आपका वो थोड़ा टेंशन वाला इशू हो सकता है, ताकि वो अगर इन्वेस्टमेंट ना करे तो। और इससे क्या होगा कि ब्यूरोक्रेटिक का कंट्रोल फिर बढ़ा दीजिएगा आप कंपनी पे, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। उसके साथ इन्होंने कहा है कि आप डायरेक्ट इंटरवेंशन करने की आपकी इनएफिशिएंसी हैं। कैसे हैं, क्योंकि आप PLI स्कीम जो शुरू किए थे, उसी प्रकार ये जो आप डायरेक्ट इंटर्नशिप वाला स्कीम कर रहे हैं, ये बहुत कॉस्टली होगा। क्योंकि एक डाटा आया था कि 5% PLI जो दिया गया था 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट हुआ था, $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट, तो उसमें 5% अगर PLI दिया जाए तो वो $50 बिलियन का कॉस्ट करती है। तो उसी प्रकार से अगर आप डायरेक्ट इंटरवेंशन कर रहे हैं, इंटर्नशिप और दे के खुद से खर्चा कीजिएगा, तो वो बहुत कॉस्टली होगा, जिसके कारण फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो सकती है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी उन्होंने बताया था। इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारा 1991 से 2011 के बीच हुआ है, तो वो पॉलिसी इंप्रूवमेंट से हुआ है, कस्टम ड्यूटी कम करने से हुआ है, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने से हुआ है, न कि डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन से हुआ है। तो इनका वही कहना है कि वे फॉरवर्ड में बताया कि आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करे, और उसके लिए पॉलिसी बनाइए, और उसमें आप कीजिए कि पॉलिसी रिलेटेड जो बैरियर है उसको कम कीजिए, स्टेबल कीजिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाइए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंटरवेंशन वगैरह जो कर रहे हैं, PLI हो या इंटर्नशिप स्कीम, ये बहुत लेस इफेक्टिव होगा प्राइवेट फर्म्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु। तो ये था। नेक्स्ट है इंडिया का फिस्कल डेफिसिट, जो बोला जा रहा है कि 4.9% ऑफ GDP एस्टिमेट किया गया है। तो ये किस प्रकार हुआ है, तो निर्मला सीतारमण ने जो अभी बजट पेश किया तो उसमें ये बताया गया था। तो इसने बोला कि जैसे अगर डाटा देखें तो 4.9% ऑफ GDP है, 5.1% से कम होकर इतना कम किया गया है। अगर एब्सोल्यूट फिगर देखें तो $16.85 ट्रिलियन हुआ करता था, उसको $16.13 ट्रिलियन कर दिया गया। फ्यूचर का टारगेट है कि फिस्कल ईयर 26 में ये 4.5% भी करेंगे, उसके बाद फिर और कम करेंगे। और अभी पिछला 5 साल से देखें तो फिस्कल डेफिसिट कम होता जा रहा है। अब बात करें कि इंडिया ने किस प्रकार लो किया अपने फिस्कल डेफिसिट को, तो सबसे पहली बात है फिस्कल डेफिसिट लो करने के लिए आपको रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो वो चीज़ दिखाया है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 14.7% इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू रिसिप्ट में। और उसके साथ साथ रिजर्व बैंक का जो डिविडेंड दिया गया था 11 ट्रिलियन रुपीज़, वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 141% इंक्रीमेंट रहा था। उसके साथ साथ आपने स्पेंडिंग को भी कंट्रोल किया है। स्पेंडिंग को कैसे कंट्रोल किया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने मेंटेन रखा है, जो पिछला साल था उसी के आसपास रखे, बढ़ाए नहीं। सब्सिडी को आपने रिड्यूस किया है।
और जैसे फर्टिलाइज़र सब्सिडी को रिड्यूस किए हैं 13% से रिड्यूस कर दिए हैं। उसके साथ साथ फूड एंड पेट्रोलियम सब्सिडी पे भी रिडक्शन किया गया। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, आपका फिस्कल डेफिसिट लिमिट हुआ है और कम हुआ है। मार्केट का बोरोइंग भी आप कम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो डेफिसिट कम था, इसीलिए आप बोरोइंग जो कर रहे थे मार्केट से वो 11.75 ट्रिलियन रुपीज़ किए थे पिछले साल, जो इस बार 11.63 कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं। तो अब बात है फिस्कल डेफिसिट जो कम हो रहा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जाहिर सी बात है, इसमें मार्केट कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा कि हाँ, यहाँ मार्केट सही है, इसका इकोनॉमी में गवर्नेंस और ये फिस्कल कंडीशन सही है, जिसके कारण रेटिंग एजेंसी भी उस कंट्री को एज ए होल अच्छी रेटिंग देगी। बॉन्ड यील्ड्स, गवर्नमेंट का बॉन्ड यील्ड्स हो सकता है शुरू में घटेगा, लेकिन वो स्टेबलाइज हो जाएगा समय के साथ, ऐसा इसका इम्पैक्ट हो सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ होगा, क्योंकि आरबीआई जिस प्रकार से डिविडेंड दे रही है उससे पॉजिटिवली फिस्कल हेल्थ में एक कंट्रीब्यूशन की अपेक्षा है। उसके साथ साथ आपका जो एक अच्छा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, ऑप्टिमिस्टिक, कि आप फिस्कल ईयर 26 में भी 4.5% करेंगे, तो ये भी एक अच्छा आउटलुक दिखाता है। तो ये था दूसरा। थर्ड है कि इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर क्या प्लानिंग है। इंडिया ने कई चीज़ें पे, ग्रीन फाइनेंस पे, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पे, थर्मल पावर, ये सब चीज़ पे फोकस किया है। तो ये क्या है, सबसे पहली बात तो इन्होंने बैलेंस अप्रोच अपनाया, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को। नॉन फॉसिल पावर टारगेट जो पहले से ही चलता आ रहा है उसको भी फिर से इन्होंने बोला है बजट में, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी बाय 2030। उसके साथ इन्होंने बोला है कोल बेस्ड पावर, जो कि नियर टर्म डिमांड को फुल करने के लिए 80 गीगावाट एडिशनल कोल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी बनाएंगे 2032 तक। ग्रीन फाइनेंस के लिए इन्होंने अलग से मतलब कैपिटल अवेलेबिलिटी के लिए काम करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का ऐसा कहना है, जिसमें वो क्लाइमेट एडप्शन और मिटिगेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट था रिन्यूएबल एनर्जी को भी सपोर्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा, ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से, बैटरी स्टोरेज के माध्यम से, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के द्वारा, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, वो पीएम सूर्य घर स्कीम जो कि फरवरी के आसपास आया था, 10 मिलियन हाउसेस को रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन किया जाएगा। कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन किया गया है, अगर सोलर पैनल्स, सोलर इक्विपमेंट बनाने के लिए कोई भी कैपिटल गुड्स का इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो फिर वो उसके लिए कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्ट किया जाएगा। एडवांस थर्मल पावर प्लांट की भी बात की गई है, मतलब एक एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट 800 मेगावाट का बनाया जाएगा एनटीपीसी और भेल की सहायता से। अगला था एक पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। ये क्या था ना कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए एक इनिशिएटिव्स हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को मेंटेन भी करेगा, स्टेबल करेगा और उसके स्मूथ यूज को एप्लीकेशंस को बढ़ावा देगा। हार्ड टू एवेट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट जो करेगी ना, मतलब इंडस्ट्री जैसे स्टील हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, जो कि एनर्जी इफिशिएंट जिनका टारगेट था उसको इमिशन टारगेट से बदलेगी। इमिशन टारगेट से कि इतना इमिशन करेंगे फिर कम करेंगे, ताकि उसका क्या बोलते हैं उसको, क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए वो वर्क करेगी, ग्रीन हाउस गैस एडेप्टेशन के लिए। और इंडिया का कार्बन मार्केट जो है वो लॉन्च होगा 2026 में। उसका एम है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है 2026 तक। ये भी बात है। एमएसएमई को भी सपोर्ट दिया जाएगा। वो क्या करेंगे, एनर्जी अपना जो भी एनर्जी जो यूज कर रहे हैं उसका समय समय पर ऑडिट करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, ताकि जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री हैं वो क्लीन एनर्जी की ओर जाएँ। और इसमें बात किया गया कि 60 क्लस्टर ऐसे बनाएंगे, उसके साथ साथ उसको सेकंड फेज में 100 क्लस्टर बनाएंगे जो कि क्लीन एनर्जी को फोकस करता हुआ इंडस्ट्री, वहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। तो ये था। अब नेक्स्ट था फोकस क्या है मेजरली इंडिया के बजट रिसेंटली, तो जॉब क्रिएशन पे फोकस था, स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट किया है इन्होंने। मतलब इसमें बस टर्म का बात करें तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शो कर रहा है, टैक्सेशन पे भी इन्होंने काम किया है, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी कई प्रकार से मतलब इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी है। नेक्स्ट आर्टिकल था एक एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स जो हैं क्या क्या लिए गए, तो उसमें बात ये था कि स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स क्या है ना कि 109 हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी ऑफ 32 क्रॉप्स का इन्होंने रिलीज किया है कि इसका इस बार ज़्यादा विशेष फोकस रहेगा, नेचुरल फार्मिंग पे फोकस रहेगा। बजट प्लान कर रहा है कि 10 मिलियन फार्मर्स को जो है ना नेचुरल फार्मर प्रैक्टिस के लिए 2 सालों में मतलब ट्रांजिशन करेंगे और उसको सर्टिफिकेशन देंगे, उनको ब्रांडिंग सपोर्ट देंगे। उसके साथ साथ बजट ये भी बोलता है कि हम 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाएंगे जो कि उन लोगों को
नेचुरल फार्मिंग करने के लिए हेल्प करें। लार्ज स्केल वेजिटेबल क्लस्टर बनाएंगे। एक स्ट्रेटजी होगा सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्स एंड ऑयल प्रोडक्शन। पल्स और ऑयल प्रोडक्शन के लिए सेल्फ सफिशिएंसी होने के लिए एक स्ट्रेटजी इन्होंने बनाया है और इनका कहना है कि हमारा डिपेंडेंस जो है इंपोर्ट पे वो हम कम करेंगे इसके माध्यम से। और इन्होंने सजेस्ट किया कि लार्ज स्केल पर हम वेजिटेबल क्लस्टर बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? जहाँ पर मेजर कंजम्पशन सेंटर हैं, और ताकि वो स्टेबलाइज करेगा मतलब वेजिटेबल के प्राइस को भी, और वहाँ मतलब वो पेरिसेबल गुड का जो वॉलेटिलिटी होता है वो भी कम करेगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई। इनिशिएटिव्स ये भी बात करता है कि 400 डिस्ट्रिक्ट ऐसा होगा और उसमें से 60 मिलियन फार्मर्स रजिस्टर किए जाएंगे जिसका लैंड डिजिटाइज किया जाएगा, और उसमें किसान क्रेडिट कार्ड्स वगैरह फार्मर को दिए जाएंगे 5 स्टेट्स में। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इशू क्या है? इशू है कि आपका जो एलोकेशन है बहुत ही इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है। कैसे? क्योंकि आपने रिसर्च इंस्टीट्यूशन जैसे ICAR हो गया, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, NAAS हो गया, इनको जो है ना मतलब पिछले साल के तुलना में कम बजट एलोकेशन दिया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में थोड़ा सा ही वृद्धि किए हैं, हालांकि उनमें जो वृद्धि हुआ है वो भी बहुत मतलब मार्जिनल इंक्रीज हुआ है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग ने जो आप बजट एलोकेशन किए हैं वो पिछले साल की तुलना बहुत कम है। पिछले साल आपने 450 करोड़ किया था, इस बार 350 किए। PM किसान में भी इंक्रीज नहीं देखा गया, जबकि इसमें हो सकता है कि आपका कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स वगैरह, नॉन इंडेक्स कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स के इफ़ेक्टिवनेस को क्वेश्चन मार्क कर दे। उसके साथ साथ क्लियर रोड मैप की कमी रही थी। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में जो हैं बजट जो दिए गए हैं, जिसमें रिसर्च, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, ये सारी चीज़ में हालांकि 6% का ग्रो रहा है, लेकिन इनके लिए पॉलिसी चैलेंज रहा है कि इनमें जो सब्सिडीज़ हैं उसको रिड्यूस किया गया है, और इनमें इन्वेस्टमेंट जो मतलब सब्सिडी कम करने और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए कोई पॉलिसी को आउटलाइन नहीं किया गया, ये बात है। उसके साथ साथ प्रायोरिटी क्या आप दिए हैं बजट में रिगार्डिंग एग्रीकल्चर? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि बजट एलोकेशन प्रायोरिटाइज करता है क्रॉप को, जो सीरियल्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं उसको, जो कि कैलोरी पे आधारित है। लेकिन उन्होंने कभी फ्रूट्स या फिर जो भी हॉर्टिकल्चर वाले प्रोडक्ट्स हैं, उन हाई वैल्यू जो प्रोड्यूस है उस पर बहुत ही लिटिल सपोर्ट दिया है। तो ये था। नेक्स्ट आर्टिकल एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर का। तो उन्होंने कहा है कि क्या इशू रहा है। सबसे पहली बात है कि आप देखिए 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया में रहती है, और उसमें से 45.8% वर्कफोर्स जो है एग्रीकल्चर पे काम करते हैं। क्रूशियल सेक्टर हैं विकसित भारत के लिए भी। और एग्रीकल्चर ग्रोथ हालांकि फिजिकल ईयर 23 में 4.7% रहा था, जबकि 24 में आपका 1.4% रहा है। मतलब एक ड्रास्टिकली लो ग्रोथ हुआ है, डिस्पाइट इसके कि आपने उस पर बजटरी एलोकेशंस बहुत कम किया है और मतलब उस पर विशेष फोकस नहीं रहा। तो क्या इशू हैं? सबसे पहले कि आप R&D के लिए एक्सपेंडिचर बहुत ही अपर्याप्त रखें, इनएडिक्वेट रखें। एक है डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन फंडिंग। तो उनको जो फंडिंग दिया गया है वो थोड़ा सा ही बढ़ा है, मतलब फिजिकल ईयर 24 की तुलना में, जब 98.8 बिलियन दिया गया था, इस बार 99 बिलियन दिया गया है। एग्रीकल्चर रिसर्च इंटेंसिटी की बात करें तो ये डिक्रीज हुआ है। पहले 2008-9 में 0.75% आपका हुआ करता था टोटल ऑफ GDP रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो कि अभी 22-23 में 0.43% हो गया है, जो कि फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करेगा, फूड इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। उसके साथ साथ एग्री और एलाई सेक्टर के लिए जो आपका एलोकेशंस हैं वो 1.52 ट्रिलियन रुपीज़ हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स एंड वेलफेयर का कहना है कि 1.22 ट्रिलियन जो हैं हाँ इंक्रीज हुआ है। मतलब वो एक्चुअली 24 की तुलना में मात्र 5% इंक्रीज है। फॉल्टी पॉलिसीज एंड सब्सिडीज, मतलब कई पॉलिसी लेवल पे भी आपका फॉल्टेशंस हैं। कैसे कि आपका एग्रीकल्चर में बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है
कि प्रोडक्टिविटी को आप इंक्रीज कीजिए, फर्टिलिटी जो डिक्लाइन हो रहा है उसको सुधार कीजिए, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन पे ही काम कीजिए, इमिशंस जो हो रहा है एग्रीकल्चर के कारण नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, इस पे काम करना चाहिए। तो इन सब पे के लेवल में पॉलिसी लेवल पे कोई विशेष काम दिखाई नहीं दिया इस पर। हालांकि इन सारे इशूज़ को इकोनॉमिक सर्वे में भी रिकॉग्नाइज किया गया, लेकिन इसमें बजट में इसके रिगार्डिंग कोई काम दिखा नहीं। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इनका कहना है कि देखिए ट्रांसफॉर्म कीजिए एग्रीकल्चर को ग्रोथ के इंजन के रूप में, फार्मर्स को बेनिफिट करने के लिए पॉलिसी फ्रेम कीजिए, उनके लिए फार्मिंग प्रैक्टिसेस को जोर दीजिए, इफ़ेक्टिव पॉलिसी मेकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट है सोशल सेक्टर के लिए बजट का क्या एलोकेशन रहा है। तो सोशल सेक्टर के लिए कई चीज़ें बात की गई है, जैसे क्या एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज किया गया है, हायर एजुकेशन में भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 3000 करोड़ एलोकेशन किया गया है। हेल्थ एंड वेलफेयर में देखें तो उसमें भी मार्जिनल इंक्रीज किया गया, मात्र 1500 करोड़ इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के तुलना में। और फूड सब्सिडी में देखेंगे हम लोग तो फूड सब्सिडी में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, जबकि हम पॉपुलेशन लेवल जो जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट डिमांड बढ़ रही है, और इकोनॉमिक कॉस्ट भी बढ़ रहा है फूड ग्रेन का। डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स उसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ है फूड सब्सिडी में, और वो 2011 के सेंसस पॉपुलेशन फिगर के आधार पे अभी वही स्टिल उतना, मतलब 2011 के पॉपुलेशन फिगर्स को ही रिलाई करते हैं। अभी जो इस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ा है, चाइना को सरपास करके इंडिया नंबर 1 बन गया, उस पर कोई टारगेट नहीं किया गया। पोषण स्कीम जो है स्कूल मतलब मिड डे वाला, उसमें थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, लेकिन इंक्रीज तो किया गया लेकिन पिछला साल जितना खर्चा किया उससे कम ही है। सक्षम आंगनबाड़ी पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन वहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर्स के सैलरी में इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं है। वहाँ मिड डे मील के कुक में या फिर उसके खाने में इन्हेंसमेंट करने के लिए बजटरी एलोकेशन उसमें बढ़ाया नहीं गया है। न्यूट्रिशन जो है चिल्ड्रन को जो दिया जाता है, तो उसके लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के लिए कोई सेपरेट एलोकेशन नहीं किया गया। एक सामर्थ्य वाला बात है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और क्रेच स्कीम्स, तो उसमें जो है एलोकेशंस को इन्होंने रिड्यूस किया है, और इस रिडक्शन से लगभग हाफ ऑफ द एलिजिबल मतलब वोमेन इससे एक्सक्लूड हो गए। और अमाउंट भी इन्होंने प्रेग्नेंट वोमेन के लिए अनचेंज रखा है 2017 से 5000 रुपये, उसको नहीं बढ़ाया। रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन की बात करें तो मनरेगा वगैरह में जो भी एलोकेशन वो अनचेंज रहा है। प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंटर्नशिप स्कीम है, हालांकि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी लेकिन वो इंडस्ट्री पे भी बहुत बड़े लार्ज लेवल पे रिलाई करेगी, तो इसका अभी पोटेंशियल में भी कई खामियां नज़र आ रही है। सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन्स की बात करें तो इसमें भी जो भी बजटरी एलोकेशन है वो अनचेंज रहा है। वो 2009 से एक व्यक्ति को 200 रुपया पेंशन मिल रहा था, अभी भी उतना ही मिल रहा है। तो इसमें क्या इशूज हैं, सबसे पहले कि आपने कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम्स और प्राइवेटाइजेशन की तरफ शिफ्ट किया है। गवर्नमेंट जो है ना बेनिफिट्स को कट कर रही है, फेवर कर रही है कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम्स लाइक अटल पेंशन योजना, जिसमें लोग खुद कंट्रीब्यूट करें। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में देयर इज़ ए क्लियर ट्रेंड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, और उसमें प्राइवेटाइजेशन का ट्रेंड दिख रहा है। वो प्राइवेटाइज करते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस और एम्फेसाइज करते हैं एक अच्छा नया वेलफेयर स्ट्रेटजी की, मतलब इनको ये बोल रहे हैं कि एक नया वेलफेयर स्ट्रेटजी है, जबकि इनका ये बेसिक चीज़ है कि कॉन्ट्रीब्यूटरी मेजर्स पे ध्यान है और प्राइवेटाइजेशन पे। मार्केट प्रिंसिपल्स इन सोशल सर्विसेज, वो भी बोल रहा है कि इन्होंने इग्नोर किया है मार्केट प्रिंसिपल जो है। प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट हैं उसमें इन्होंने वो बात किया इंटर्नशिप का जो CSR फंड से चलेगा। तो यही सारी चीज़ें थी, हो गया।